गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेट है आज की 12 दिसंबर 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा आर्टिकल है वो फाइनेंस कमीशन से बारे में। क्यों न्यूज़ में, देखो क्यों न्यूज़ में सुर्खियों में इस वजह से है कि हमारा ये फाइनेंस कमिश्नर है ना, ये कहाँ गई है, ये केरला गए हैं। ठीक है, अब केरला जाके ये क्या करेंगे, वहाँ जाके चर्चा करेंगे। इससे संबंधित ये न्यूज़ में, न्यूज़ कहाँ से हमारे लिए ज़रूरतमंद है नहीं। हम बात कर लेते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में। क्या क्या हम पढ़ेंगे फाइनेंस कमीशन क्या होता है। ठीक है, इसकी संविधान में कहाँ पर इसके बारे में व्याख्या की गई है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, काम इसका क्या क्या है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे, काफ़ी डिटेल में आर्टिकल को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ है फाइनेंस कमीशन, है क्या। फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करें तो इसको हर 5 साल में, या तो 5 साल या इससे पहले, अगर ज़रूरत पड़ गई तो इससे पहले बनाया जाएगा। अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो हर 5 साल में, कम से कम 5 साल में एक बार इसकी स्थापना की जाएगी, इसे गठन किया जाएगा। यानी कि हर 5 साल में या इससे पहले राष्ट्रपति जी द्वारा इसका गठन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा इसका गठन, इसका गठन है वो सिफारिश देने के लिए किया जाएगा। किस प्रकार की सिफारिश देने के लिए इसका गठन किया जाएगा, वो वित्तीय संबंधित, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी सिफारिश है उनको देने के लिए इसका गठन किया जाएगा। तो वित्त आयोग को हर 5 साल में कम से कम एक बार अपनी सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए इसका गठन किया जाता है। ठीक है, अब इसका गठन है वो पहले भी किया जा सकता है 5 साल से, और 5 साल तक भी किया जा सकता है, पर 5 साल के भीतर करना जरूरी है। अभी जो वर्तमान में हुआ था इसका गठन, वो होता 2023 में हुआ था। ये 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ था। अभी वर्तमान में जो हुआ था 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगाड़िया थे। अभी जो लेटेस्ट है वो 17वां फाइनेंस कमीशन है, इसकी संस्तुति चल रही है, इसकी बैठक होगी, और ये अलग अलग इनमें जो मेंबर होंगे वो जाके पता करेंगे क्या चीज़ें रखनी क्या नहीं करनी है। कुछ राष्ट्रपति इनको टर्म्स एंड प्रेफरेंस देंगे, इस हिसाब से आपको काम करना, ये सारी चीज़ें इनमें चलेगी। अब भारत की जो है ना फाइनेंस कमीशन, इसके बारे में हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। देखो, ये एक संवैधानिक बॉडी है। संवैधानिक बॉडी क्या होती है, जिसका वर्णन है संविधान में किया गया हो। आपको पता होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, ठीक है, इस प्रकार अलग अलग बॉडी होती है। एक स्टेचुरी बॉडी होती है, स्टेचुरी बॉडी जिसका मतलब एक्ट से बनाई गई हो। एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब जो हमारी एग्जीक्यूटिव है ना, उन्होंने कोई आदेश से बनाई, वो एग्जीक्यूटिव होती है। स्टेचुरी बॉडी जो अधिनियम से बनाई गई हो। और कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक बॉडी कौन सी होती है, जिसका वर्णन है संविधान में किया गया हो। तो फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक निकाय है। इसका जो वर्णन है ना संविधान के आर्टिकल 280 में किया गया है। संविधान का जो अनुच्छेद 280 है उसमें इसका वर्णन किया गया है। और इसका जो गठन है ना वो हर साल 5 साल में या इससे पहले राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाता है। ये इसके बारे में 280 में लिखा गया है। ये बात इतनी आपको समझ में आएगी। ये एक अर्धन्यायिक यानी कि सेमी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, यानी कि पूरी तरह से जुडिशियल की तरह काम नहीं करती है, बट कुछ हद तक ये जुडिशरी की तरह भी एक्ट करती है। यानी कि ये एक संवैधानिक बॉडी है, ये एक अर्धन्यायिक निकाय है। अब ठीक है, इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ रटने वाली है, इसमें मगजमारी ज़्यादा करनी नहीं है। ये एक संवैधानिक निकाय है, ये एक अर्धन्यायिक निकाय है, बस 2 पॉइंट है, रट लेना। और देखो 280 में इसका वर्णन है, पहला पॉइंट याद कर लो, ये एक अर्धन्यायिक निकाय है। दूसरा पॉइंट याद कर लो, ये एक संवैधानिक बॉडी है। तीसरा पॉइंट याद कर लो। और पहला वित्त आयोग कब गठन हुआ था, 1951 में। चौथा पॉइंट याद कर लो, राष्ट्रपति जी द्वारा इनका गठन किया जाता है। 5वां पॉइंट याद कर लो, हर 5 साल में या इससे पहले इसका गठन किया जाता है। 6ठा पॉइंट याद कर लो। क्या क्या चीज़ें याद करनी है, गठन कौन करता है, राष्ट्रपति। किस प्रकार की बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है। कौन से अनुच्छेद में वर्णन है, 280वें अनुच्छेद है, 280 जो अनुच्छेद है उसमें इसका वर्णन है, ठीक है। हर 5 साल में गठन होगा। ये एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक अर्धन्यायिक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ये कुछ पॉइंट आपको पता होना चाहिए। पहला 1951 में गठन किया गया था, यानी पहला जो फाइनेंस कमीशन बना था, वित्त आयोग बना था, वो 1951 में बना था। तो ये इसके बारे में कुछ पॉइंट याद रखना। अब इसकी जो भूमिका के बारे में बात करें तो इसकी जो मेन प्राथमिक भूमिका यानी प्राइमरी जो इसका काम है ना, वो क्या है, वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, फाइनेंशियल कंडीशन। राज्य होते हैं, राज्य की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है उसकी समीक्षा करना इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। प्राथमिक इसकी भूमिका क्या है, प्राथमिक कार्य क्या है, राज्य की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, और राज्य और केंद्र सरकार दोनों को ही उनकी किस प्रकार से जो राजकोषीय क्षमता होती है उसको किस प्रकार से बढ़ावा देना है,
उसकी सिफारिश करने का भी क्या किसका काम है, वो भी वित्त आयोग का काम है। तो वित्त आयोग के क्या काम है, वित्त आयोग का पहला काम है वित्तीय समीक्षा करना। किसकी वित्तीय समीक्षा करना, राज्यों की जो वित्तीय स्थिति है उसकी समीक्षा करना। दूसरा इसका काम है केंद्र और राज्यों को जो सरकारी जो राजकोषीय क्षमता होती है उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए सिफारिशें करता है। किस प्रकार से जो राजकोषीय क्षमता होती है, ठीक है, उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, उसकी सिफारिश करने का काम भी फाइनेंस कमीशन का है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई, याद रह जाएगी। इसके अलावा इसका मुख्य एक और काम है, ये काम मुख्य है, ये काम है केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संसाधनों का समान वितरण हो। केंद्र और राज्यों के बीच में जो टैक्स होता है, ठीक है, फाइनेंशियल जो संसाधन होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेस होते हैं, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका जो वितरण हो वो समान रूप से हो, पहले ये सुनिश्चित करता है। ये दो प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसको हम आगे देखेंगे किस प्रकार से ये दो प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करता है। पहले यहाँ पे ये याद रखो कि ये केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संसाधनों का समान वितरण को सुनिश्चित करने का काम है, वो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे देश में आर्थिक संतुलन है उसको विकास में बढ़ावा मिल सके। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई, इतनी चीज़ याद रहेगी। यहाँ पे यही लिखा गया है कि फाइनेंस कमीशन अभी 16वां था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, नीति आयोग के जो अरविंद पनगाड़िया है, और नीति आयोग के चेयरमैन ये इसके मेंबर थे, और 2023 में ये बनाया गया था। दो आर्टिकल कौन से आएगा, आर्टिकल 280 आएगा, ठीक है। कौन इसकी नियुक्ति करेंगे, प्रेसिडेंट द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी, प्रेसिडेंट द्वारा हर 5 साल में एक बार, या कम से कम 5 साल में, या 5 से कम भी हो सकता है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। एवरी 5 ईयर में या नेसेसरी होगा तब इसका गठन किया जाएगा। प्राइमरी रोल क्या है, ये रिव्यू करता है फाइनेंशियल पोजीशन स्टेट की, और ये रिकमेंडेशन करता है इनहेंस फिजिकल कैपेसिटी। किसकी फिजिकल कैपेसिटी, सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट की फिजिकल कैपेसिटी के बारे में रिव्यू करने का काम भी करता है। इसके अलावा इसका एक और भी काम है, क्या करता है, ये क्रूशियल यानी मुख्य रोल इसमें प्ले करता है, किसमें, जो इक्विटेबल यानी कि समान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। किसका समान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, फिजिकल या फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो, राज्य और केंद्र के बीच में फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो, उसका समान रूप से वितरण हो सके, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो फाइनेंस कमीशन निभाता है। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ काम दिए गए हैं फाइनेंस कमीशन की, पहले हिंदी में देख लो, बाद में देखेंगे इंग्लिश में। तो फाइनेंस कमीशन के कार्य क्या है, वित्त आयोग के कार्य के बारे में बात करें तो वित्त आयोग कहीं महत्वपूर्ण इनको कार्य दिए गए हैं। मुख्य जो कार्य होते हैं वो वित्तीय मामलों में होते हैं। भारत के राष्ट्रपति होते हैं, उनको ये अपनी सिफारिश से भेजते हैं। ये अपनी सिफारिश किसको भेजेंगे, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या करेंगे इनकी सिफारिश को राष्ट्रपति संसद के कितने पटल होते हैं, एक होता लोकसभा, एक होता राज्यसभा। संसद के दोनों पटलों पर ये जो राष्ट्रपति है ये इनकी सिफारिशों को रखेंगे। संसद के दोनों सदनों पर राष्ट्रपति इनकी रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करेगी, ठीक है, इन पे चर्चा होगी, ये सारी चीज़ें होगी। तो ये अपनी सिफारिशें किसको देते हैं, तो ये जो वित्त आयोग है ये अपनी सिफारिश से राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। राष्ट्रपति जी इनकी जो इनकी सिफारिशें होती है वो संसद के दोनों सदनों में रखते हैं, फिर इन पे चर्चा होती है और आगे की जो कार्रवाई होती है उस पर व्याख्यात्मक ज्ञापन देते हैं, वो भी राष्ट्रपति जी देते हैं। अब इनकी जो सिफारिशें होती है क्या ये बाध्यकारी होती है, क्या इनकी सिफारिशें राष्ट्रपति जी या केंद्र सरकार को मानना जरूरी है, तो ऐसा नहीं है। इनकी सिफारिशें होती है वो बाध्यकारी नहीं होती है, बाइंडिंग नहीं होती है। केंद्र सरकार चाहे तो इनकी सिफारिशों को माने, केंद्र सरकार चाहे तो इनकी सिफारिशों में कुछ संशोधन करने के लिए भी कह सकते हैं। ये पूरा केंद्र सरकार पे डिपेंड करता है, यानी कि इनकी सिफारिशें है वो बाध्यकारी नहीं है। अब ये क्या क्या सिफारिशें कर सकते हैं, मतलब क्या क्या रिकमेंडेशन है वो राष्ट्रपति जी को दे सकते हैं। वित्तीय जो आयोग होता है, वित्त आयोग होता है, ये क्या क्या सिफारिशें है वो राष्ट्रपति जी को दे सकता है, इनके बारे में देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये टैक्स की रीडिस्ट्रीब्यूशन या टैक्स के जो टैक्स होता है कर, उसके हस्तांतरण के बारे में सिफारिश करता है। देखो टैक्स होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाता है, पहले स्टेट लेती है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, यहाँ से इसका वितरण होता है या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दो प्रकार से होता है, एक कैसे होगा, ऊपर है केंद्र सरकार, नीचे सारे स्टेट है, ठीक है, यूपी बिहार राजस्थान ये है। एक प्रकार से ऐसे होगा ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, ऊपर केंद्र सरकार है और नीचे जो अलग अलग स्टेट है उन प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट। इसे क्या कहेगा, इसे कहा जाएगा ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो वितरण होता है इसे कहा जाएगा ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक है।
पहले प्रकार का ये होता है जो केंद्र और राज्यों के बीच में होता है। दूसरा होता है विभिन्न राज्य, जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये होगा वर्टिकल। ये कैसे होगा? ये होता क्षैतिज। इसमें राज्यों के बीच में जो टैक्स होता है उसका वितरण किस प्रकार से होगा। इसका मतलब है वित्त आयोग है वो दो प्रकार से टैक्स के वितरण को जब बताता है या सिफारिश देता है। पहला वितरण किस प्रकार से होता है? पहला वितरण होगा केंद्र से राज्यों के बीच में, पहला केंद्र टू स्टेट, सेंटर टू स्टेट के बीच में। दूसरा होगा विभिन्न स्टेट के बीच में, ठीक है, स्टेट टू स्टेट के बीच में, अलग अलग स्टेट होता है उनके बीच में टैक्स का वितरण किस प्रकार से होगा इसके बारे में सिफारिश देता है। तो इस एक ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण होता है जो केंद्र और राज्यों के बीच में होगा, दूसरा राज्यों के बीच में क्षैतिज हस्तांतरण होता है। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आएगी। इन दोनों के बारे में सिफारिश से कौन देता है? इन दोनों के बारे में सिफारिश से वित्त आयोग के द्वारा दी जाएगी। इसका मतलब वित्त आयोग का काम काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी मस्त भूमिका निभाता है। इतना बड़ा काम कर रहा है यार, और क्या चाहिए आपको? बढ़िया काम कर रहा है ना, खुश हो? ठीक है जी। और क्या करता है? और करता है केंद्र सरकार के पास में क्या होता है? कंसोलिडेशन फंड होता है, समेकित कोष होता है, ठीक है। इसमें पैसे होते हैं, समेकित कोष होता है, इसमें क्या होता है? पैसे होते हैं। अब इस पैसों को अलग राज्यों को केंद्र सरकार क्या देती है? ग्रांट देती है। ग्रांट मतलब अनुदान, सहायता देती है, ठीक है। अलग अलग राज्यों को केंद्र सरकार सहायता देती है। इसमें भी जो है ना ये फाइनेंस कमीशन वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सिफारिश कर सकता है कि कौन सी राज्य को ज़्यादा ग्रांट देने की आवश्यकता है, कौन सी राज्य को कम ग्रांट देने की आवश्यकता है। इसके बारे में भी सिफारिश कौन कर सकता है? इसके बारे में भी वित्त आयोग सिफारिश कर सकता है। तो पहला काम है टैक्स का ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण, ठीक है। दूसरा है क्षैतिज हस्तांतरण। तीसरा है अनुदान जो दिया जाता है, ग्रांट दी जाती है, उसमें सिफारिश करना। उसके अलावा जो इसका काम है वो राज्यों की समूहकृत नीति, हमने यही बात करी है। राज्यों में जो समूहकृत नीति है मतलब क्या होता है? कंसोलिडेशन फंड होता है, उसे किस प्रकार से बढ़ाना है। राज्यों के पास अपना एक फंड होता है, जैसे सेंटर के पास में है ना समेकित कोष, वैसा वैसा राज्यों के पास भी समेकित कोष होता है, कंसोलिडेशन फंड होता है। उसे किस प्रकार से बढ़ाना है इसके लिए भी राज्य सरकार को सिफारिश करता है, क्योंकि राज्यों को भी पैसे देने होते हैं। किसको देने होते हैं? पंचायत है, नगर पालिका, उनको पैसे देने होते हैं। तो ये कहाँ से देंगे? क्योंकि इनके पास भी तो कंसोलिडेशन फंड में पैसे होने चाहिए, तभी तो वो दे पाएंगे ना, ठीक है, नहीं तो वो कैसे काम करेंगे। तो उनको पैसे देने के लिए राज्यों के पास एक फंड होता है जिसका नाम है समेकित कोष या कंसोलिडेशन फंड। अब ये क्या करता है फाइनेंस कमीशन? ये राज्यों को बोलता है कि भाई राज्य सरकारों सुनो मेरी बात, आपका जो समेकित कोष है ना, मैं कुछ सलाह दे रहा हूँ आपको, इस प्रकार से आप कोष काम करोगे तो आपके इसके कोष में पैसे ज़्यादा आएंगे। आपके कोष में पैसे ज़्यादा आएंगे तो आप पंचायतों की और नगर पालिकाओं की सहायता कर पाओगे। इस प्रकार से इसमें भी सिफारिश देने का काम करता है। तो पहला हमने देखा ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण, फिर क्षैतिज हस्तांतरण, फिर जो समेकित कोष है उसके राज्यों में जो ग्रांट देता है उसके बारे में सिफारिश करता है। फिर राज्यों को बोलता है आपको किस प्रकार से फंड बढ़ाना है, उसमें भी सिफारिश देता है। फिर राष्ट्रपति जी है ना, इनको कोई अन्य मामला भी सौंप सकता है। राष्ट्रपति जी की पावर है कि राष्ट्रपति जी चाहे तो वित्तीय प्रबंधन से संबंधित, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी मामला है वो वित्तीय कमीशन को सौंप सकता है, वित्त कमीशन को सौंप सकता है कि आपको ये कार्य करना होगा और ये इनको करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये फाइनेंस कमीशन है। इनके फंक्शन के बारे में बात करें तो ये क्या करते हैं फाइनेंस कमीशन, इनका मुख्य जो कार्य है ये अपनी जो सिफारिश होती है प्रेसिडेंट को देते हैं। फिर प्रेसिडेंट क्या करते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, इनको सौंपते हैं, वहाँ पर इस पर चर्चा होती है, ठीक है, और आगे इनको लिया जाता है, एक्शन लिया जाता है, ये सारी चीज़ें होती है। अब यहाँ पे काम के बारे में बात कर रही, एक वर्टिकल डेवल्यूशन होता है, जो टैक्स होता है ना, टैक्स का सेंटर और स्टेट के बीच में वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ऐसे ऊपर से नीचे की ओर। एक होता है हॉराइजेंटल, हॉराइजेंटल में क्या होगा? विभिन्न स्टेट के बीच में, यूपी, बिहार, राजस्थान, इसके बीच में हो गया, ये हॉरिजेंटल हो गया और ये वर्टिकल हो गया। दोनों प्रकार से टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। फिर ग्रांट इन एड्स दी जाती है कंसोलिडेशन फंड से, उसमें भी जो हमारी फाइनेंस कमीशन है वो हेल्प करते हैं, सिफारिश देते हैं कि किस प्रकार से ग्रांट इन एड दी जानी चाहिए। फिर जो राज्य सरकारें होती है इनका जो भी कंसोलिडेशन फंड होता है उसे किस प्रकार से बढ़ाना है, ठीक है, इन्हेंस करना है, उसमें भी ये सिफारिश देते हैं। और किस प्रकार से पंचायत है, ठीक है, म्यूनसिपालिटीज़ है, उनको इन देखो पंचायत है और जो म्यूनसिपालिटी नगर पालिका है इनको पैसे कहाँ से मिलेंगे? इनको राज्य सरकार से पैसे मिलते हैं। और राज्य सरकारों को सलाह कौन देता है? ये देता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो यहाँ पे जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है ये किस प्रकार से काम करेगा ये फाइनेंस कमीशन तय करता है। तो ठीक है, मुख्य रहेगा फाइनेंस कमीशन, जैसे ऊपर आएगा सुप्रीम कोर्ट, नीचे हाई कोर्ट आ गया, वैसे ही ऊपर आएगा फाइनेंस कमीशन और नीचे आ जाएगा स्टेट फाइनेंस कमीशन। इस प्रकार से काम करता है।
और भी जो प्रेसिडेंट है वो इनको और भी काम करने के लिए बोल सकते हैं जो कि फाइनेंस से रिलेटेड हो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ये 14वां फाइनेंस कमीशन है, ये 15 फाइनेंस कमीशन है। ये देखो, ये चीज़ें यूपीएससी प्रीलिम में पूछती है कि कितना इसमें किसको वेटेज कितना रखा गया था, किस चीज़ को कितने परसेंटेज दिए गए थे। मतलब क्या होता है, जो फाइनेंस कमीशन होता है ना, वो पैसों का बंटवारा करता है, तो हर राज्य की कुछ कुछ चीज़ें देखता है। यानी कि वहाँ की जनसंख्या कितनी है, वहाँ पे फॉरेस्ट कितना है, वहाँ पे एरिया कितना है, वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, काफ़ी सारी चीज़ों को देख के ये तय करता है कि इस राज्य को इतने पैसे मिलने चाहिए। अब यहाँ पे क्या 14 फाइनेंस कमीशन था, वहाँ पे इन चीज़ों पर वेटेज दिया गया था। 50% है वो देखा गया था इनकम कितनी है, मतलब कुछ राज्य है उनकी इनकम कितनी है, अगर वो गरीब है तो उनको ज़्यादा मिलना चाहिए, वो अमीर है तो उनको कम मिलना चाहिए। ठीक है, फिर वहाँ पे फॉरेस्ट कितना है, फॉरेस्ट के लिए 7.5% रखा था। 2014 फाइनेंस कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं। फिर एरिया में यहाँ पे 13% एरिया रखा था, और पॉपुलेशन कितनी रखी थी, पॉपुलेशन को 27% वेटेज दिया गया था। मतलब जो 14वां फाइनेंस कमीशन बना था उसने सबसे ज़्यादा इनकम को रखा, फिर रखा था इन्होंने पॉपुलेशन को, फिर रखा था एरिया को, और फिर फॉरेस्ट को, इस प्रकार से रखा था। ये थोड़ा बहुत अंतर पता होना चाहिए, यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है, और यूपीएससी ऑलरेडी प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, लेकिन 15वां था वो बैलेंस था, काफ़ी अच्छा इन्होंने डेवल्यूशन किया था। यहाँ पे 15% जनसंख्या को दिया गया, क्योंकि जो जो साउथ स्टेट है ना, सदर्न स्टेट, उन्होंने विरोध किया था कि हमारे पास पॉपुलेशन कम है, इसलिए ज़्यादा नॉर्थ जो राज्य है वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनको बेनिफिट ज़्यादा होता है, तो जनसंख्या का जो क्राइटेरिया उसे कम करो, जनसंख्या को आप ज़्यादा वेटेज देते हो, उसके वेटेज को कम किया जाए, इसलिए जनसंख्या के वेटेज को 15% कर दिया। एरिया को बढ़ा दिया, 2% एरिया बढ़ा दिया, यहाँ पे 15% कर दिया। फॉरेस्ट अच्छा किया, फॉरेस्ट में 10% दे दिया जो कि 7% था। इनकम पहले 50% थी, यहाँ पे इनकम को 45% कर दिया। ये 12%। कुछ राज्य उन्होंने अच्छा किया, डेमोग्राफिक जो डिविडेंड होता है जहाँ पे जनसंख्या रोकने के लिए अच्छा काम किया, जैसे साउथ वाले राज्य है, उनकी शिकायतों को भी यहाँ पे एड्रेस किया गया, उन्होंने अच्छा काम किया था, उनको 12% यहाँ पे दिया। और टैक्स में जिसने अच्छे काम किए उनको 2% दिया, तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे मेजर लिया गया था। और काफ़ी बैलेंस, जो 15 फाइनेंस कमीशन था काफ़ी बैलेंस था, तो ये आपको पता होना चाहिए 15 फाइनेंस कमीशन में किसको कितना वेटेज दिया गया था। ये सिंपल सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब फाइनेंस कमीशन के बारे में, तो ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मतलब ये एक अर्धन्यायिक मतलब पूरी तरह से न्याय की तरफ भूमिका नहीं निभाती है, अर्धन्यायिक बॉडी है। काम हमने देख ही लिया है कि टैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन करती है केंद्र और राज्यों के बीच में, और राज्यों के बीच में करती है, हॉरिजॉन्टल भी करती है, वर्टिकल भी, जो टैक्स होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। और क्या करती है, इनका संविधान में वर्णन है, संविधान का जो आर्टिकल है 280, उसमें ये वर्णन किया गया है। ये फिजिकल जो फेडरलिज्म होती है उसको बैलेंस करने का काम करती है, तो इसे बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया, भारत में जो वित्तीय फेडरलिज्म है, वित्तीय संघवाद है, उसके लिए बैलेंस करने का काम करती है। कंपोजिशन क्या है, एक इनका चेयरमैन होता है और 4 अन्य मेंबर होते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनके अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है, 5 साल या उससे पहले किया जा सकता है। ये इनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, ये सारी चीज़ें याद रखना। 280 है, 4 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं, प्रेसिडेंट द्वारा होती है, 5 साल उससे पहले एलिजिबल हो सकते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, चेयरमैन है, उनके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर मेंबर है, एक तो जज हो सकता है कोर्ट का या उसके लिए एलिजिबल हो, फिर स्पेसिफिक नॉलेज हो, फिर ये सारी चीज़ें आपको पता हो। नॉर्मल होना चाहिए, इकोनॉमी में नॉलेज हो, फाइनेंस का नॉलेज हो, तो ये थोड़े थोड़े टर्म में आपको पता होने चाहिए। सेम बात की गई, अर्धन्यायिक है, आय के वितरण को निर्धारित करता है, जो राजकोषीय संघवाद है उसके संतुलन चक्र के रूप में कार्य करता है। 280 में वर्णन है इसका। एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र योग्य, मतलब पुनर्नियुक्ति हो सकती है, रिअपॉइंटमेंट हो सकती है, जो सार्वजनिक मामलों का अनुभव होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है, सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, कार्य हम देख ही चुके हैं, राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य है, इसकी जो प्रकृति होती है सलाहकारी होती है, यानी कि एडवाइजरी होती है, बाध्यकारी नहीं होती, बाइंडिंग नहीं होती। केंद्र सरकार चाहे तो मानने न माने ये उन पर डिपेंड करता है, बाध्यकारी नहीं होती, बाउंडिंग नहीं होती है। ठीक है, सिफारिश क्या क्या देता है, जो किस प्रकार से टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सेतीज है। ठीक है, हमने देख लिया, वर्टिकल और हॉराइजेंटल दोनों प्रकार से ये रिकमेंडेशन दे सकता है। 275 में लिखा है कि अनुदान मतलब ग्रांट दी जाती है, उसमें भी सिफारिश दे सकता है। राज्य में किस प्रकार से जो अनुदान है उनको बढ़ाया जा सकता है, राज्य में किस प्रकार से जो उनका फंड होता है कंसोलिडेशन, उन्हें वृद्धि की जा सकती है, उनके लिए भी सिफारिश दे सकता है। राष्ट्रपति अन्य कार्य भी दे सकता है, और अपनी रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। ये पूरा फाइनेंस कमीशन के बारे में था, पहला 1951 में बना था। ये सारी यहाँ पर लिखा हुआ है, अपने को याद रखने की आवश्यकता नहीं है।
यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछ चुका है। इस पे आप ये याद रखना क्या क्या चीज़ें हैं और इस आंसर को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना। नेक्स्ट है ये मेन से संबंधित क्वेश्चन, इसे भी अटेंड करना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है हमारा जो केंद्र सरकार है ना, इन्होंने क्या किया है, देखो ये हमारी बॉर्डर है, ये भारत का ये मैप मान लो, ये भारत का मैप है, ठीक है। ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये पंजाब है, ये राजस्थान है। यहाँ पे क्या होता है, ड्रोन होते हैं ना, उनकी हेल्प से यहाँ पे हथियार है, ड्रग्स है, उनकी तस्करी की जाती है इलीगली रूप से। ड्रोन की मदद से काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो भारत में भेजी जाती है पाकिस्तान के द्वारा। इससे क्या होता है, हमारी सिक्योरिटी होती है वो भी खतरे में आ जाती है। इसको रोकने के लिए अभी अमित शाह जी है जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, इन्होंने एंटी ड्रोन इकाई स्थापित करने की घोषणा की है। इन्होंने कहा है कि इस प्रकार की हम इकाई बनाएंगे, ठीक है, जिससे क्या है ड्रोन होते हैं उनको रोका जाए। तो अमित शाह ने कहा सीमा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक व्यापक एंटी ड्रोन इकाई स्थापित करने की घोषणा की इन्होंने। ये जो ड्रोन है भारत पाकिस्तान की सीमा पर हथियार और ड्रग्स ले जाने वाले ड्रोन का जो खतरा उनको रोकने के लिए काम करेगी। यही है वाई न्यूज़ में क्यों है, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह एस्टैब्लिश कॉम्प्रिहेंसिव एंटी ड्रोन यूनिट बनाएंगे, इनहेंस बॉर्डर सिक्योरिटी थ्रेड ड्रोन स्पेशली अलॉन्ग विथ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर कैरिंग, जो ड्रग्स और हथियार ले जाती है, ठीक है। अब एंटी ड्रोन ये है क्या, ड्रोन विरोधी तंत्र किस प्रकार से होगा, इसमें क्या होगा, लेजर से लेस ड्रोन विरोधी जो गन होती है वो गन लगाई जाएगी, माउंटेन सिस्टम होती है, शुरुआत में परिणाम दिखाई जाएगी, मतलब इस प्रकार की गन लगाई जाती है, जिससे क्या होता है ड्रोन को वहीं पे नष्ट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, और इसका काफ़ी फायदा भी देखने को मिलता है। जैसे बात की जाती है, इससे क्या होगा, ड्रोन को निष्क्रिय जो उसी जगह पर ख़त्म कर दिया जाता है, इसकी रेट है 55% बढ़ गई, पहले 3% होता था जो बढ़ के 55% हो चुकी है। अभी बात करें तो 260 ड्रोन बरामद किए गए जिनको ख़त्म किया गया, जो कि 2023 में 110 थे, ठीक है, उसको बढ़ के 260 हो चुके जिनको अभी नष्ट कर लिया गया है। और ज़्यादातर ये पाकिस्तान है, जो पंजाब है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर ये देखे गए हैं। ज़्यादा दृष्टिकोण के बारे में क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे क्या होगा, जो हमारी सीमा सुरक्षा बल है, DRDO है, ठीक है, ये सब मिलके इन्होंने सरकार जो पूरे सब ने शामिल होकर इस प्रकार का एक सिस्टम बनाया है जिससे इनको रोक दिया सके। तो जो DRDO है, BSF है, ठीक है, और भी जो रिसर्चर्स है उन्होंने मिलके इस प्रकार का एक सिस्टम डेवलप किया है। इसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, तकनीकी प्रगति होती है उस पर यूज़ किया गया है, इसके माध्यम से ड्रोन को रोका जाए। पहले ड्रोन होता आता है, इस प्रकार से ड्रोन आएगा तो उससे ये ड्रोन आ रहा है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको डिटेक्ट किया जाएगा, ऑटोमेटिक गन जाएगी और उसको वहीं नष्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार का सिस्टम किया गया है। तो क्या हुआ, एंटी ड्रोन मैकेनिज्म क्या होगा, लेजर इक्विपमेंट है, एंटी ड्रोन गन है, माउंटेन सिस्टम जो इनको नष्ट कर देगी। ये कुछ डेटा दिया गया, हम देख चुके हैं, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। और अप्रोच क्या होगा, होल गवर्नमेंट का अप्रोच है, DRDO है, गार्डिंग फोर्स है, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे मिलके ज़्यादातर इसमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का यूज़ हो रहा है, ठीक है। यही चीज़ें यहाँ पर बात की गई थी। और क्या क्या पहल की गई है, सीमा की सुरक्षा होती है, हमारा जो बॉर्डर है उसको सिक्योर करने के लिए और कौन कौन सी इनिशिएटिव लिए गए और कौन कौन सी पहल की गई है, इसके बारे में बात हो रही है। तो हमारी जो सीमा है उसको सुरक्षित करने के लिए एक व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली CIBMS, व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली। ये क्या होती है, ये भारत और पाकिस्तान की सीमा है और भारत बांग्लादेश की सीमा, इन सीमाओं को कवर करती है। ये इंडिया का पार्ट है, ठीक है, ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, ठीक है, ये इंडिया है, मैप सही नहीं बनेगा सॉरी, और ये बांग्लादेश बॉर्डर, इनको सिक्योर करने का काम करेगी कौन सी व्यापक एकीकृत सीमा जो प्रबंधन प्रणाली। ये इसमें जो हमारी रिवर होती है, रिवर में जो बॉर्डर की कुछ रिवर है वो उनके किनारे बॉर्डर है, ठीक है, जो असम की रिवर है, ठीक है, धुबरी सेक्टर है, वो रिवर के किनारे, उनको भी सिक्योर करने का काम किया जाएगा, ठीक है। इसमें काफ़ी प्रभावशालीता है। फिर एक जीवंत ग्राम कार्यक्रम। अब जीवंत ग्राम कार्यक्रम क्या है, ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इसमें ये होगा कि कुछ दूर के एरियाज है, जैसे बॉर्डर पर बसे हुए, ये बॉर्डर एरिया होते हैं ना, ये वापस इंडिया का मैप, यहाँ पर ये बॉर्डर एरिया, ठीक है, ये कश्मीर मान लो, ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया देख लो, ये बॉर्डर पर बसे हुए गाँव है, तो इनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाया। तो इनका अगर डेवलपमेंट नहीं होता है तो ये काफ़ी देश के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। तो इनके डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, साथ ही साथ में यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, सुरक्षा को बढ़ा दिया जाएगा। ये जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत होगा। जो बॉर्डर के एरिया है वहाँ पर जो गांव है उनको डेवलप किया जाएगा, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाएगा और सिक्योरिटी को बढ़ाया जाएगा। ये चीज़ें वहाँ पर डेवलप किया जाए। आपने देखा होगा बॉर्डर के एरिया वहाँ पे रोड वगैरह अच्छी की गई है, तो ये इसी के लिए की गई है। फिर BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है,
इसे 1965 में स्थापित किया गया था और बांग्लादेश पाकिस्तान पर ये काम करती है। ये बांग्लादेश का बॉर्डर है, यहाँ पर ये एक्टिव है, और ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ पर एक्टिव है, और वहाँ पे काफ़ी अच्छे रूप से ये काम कर रही है। ठीक है जी, ये चीज़ आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम CIBMS, तो ये बॉर्डर क्या करेगी, ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर उसे सिक्योर करने का काम करेगी। फिर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, ये क्या करेगा, रिमोट बॉर्डर विलेज होते हैं उनको डेवलपमेंट करेगा और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इन्हेंस करेगा, सिक्योरिटी है उसको इन्हेंस करने का काम करेगा। फिर क्या है, BSF है, BSF का सिग्निफिकेंस 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, जो बॉर्डर पर तैनाती कर रही है, काफ़ी अच्छी भूमिका निभा रही है। अब बात करते हैं ड्रोन के सिस्टम की। तो ड्रोन जिसे क्या कहा जाता है, अनमेड व्हीकल कहा जाता है। अनमेड व्हीकल, अनमेड में क्या तो मानव रहित विमान कहा जाता है। ठीक है, अनमेड व्हीकल कहो या अनमेड एयरक्राफ्ट इसे कह सकते हो। मानव रहित ड्रोन इसे कहा जाता है, मानव रहित विमान कहा जाता है, क्योंकि इसमें ह्यूमन का यूज़ नहीं होता, टेक्नोलॉजी से या रिमोट से इसे चलाया जाता है। तो मानव रहित विमान 3 समूह होते हैं, इनकी 3 कैटेगरीज होती है। एक होती है रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट, मतलब रिमोट से चलते हैं। फिर ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट जो ऑटोमेटिक चलते हैं। फिर मॉडल एयरक्राफ्ट, 3 होते हैं, एक तो रिमोटली होता है, एक ऑटोनोमस होता है, तीसरा होता है मॉडल एयरक्राफ्ट। रिमोटली जो पायलट एयरक्राफ्ट होते हैं वो रिमोट से चलती है और इसके लिए एक स्टेशन होता है। ये देखो रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट, ठीक है, इसमें एक स्टेशन बना है, ये मान ला कि ये स्टेशन है। ठीक है, यहाँ से ये रिमोट वगैरह इसको यहाँ से संचालित किया जाएगा और ये यहाँ से उड़ेगा। तो ये जो स्टेशन है इसको हैंडल किया जाएगा रिमोट के माध्यम से। ये कहाँ तक जाएगा, किस प्रकार से काम करेगा, किस प्रकार से कैरी आउट करेगा, जो चीज़ें भेजनी है, अटैक करेगा, तो वो एक टेक्नोलॉजी होती है, एक रिमोट के माध्यम से। इसके लिए क्या किया जाता है, एक स्टेशन भी डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो एक स्टेशन होता है, एक कमांड कंट्रोल होता है, इन सब के माध्यम से ये काम करता है। ये दूर से संचालित हो जाता है, दूर से मतलब रिमोटली, इस रिमोट के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। इसे 5 प्रकार से बांटा जा सकता है। रिमोटली होते हैं उसको 5 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहले नैनो जो 250 ग्राम तक होते हैं, ठीक है, माइक्रो 250 से 200 किलोग्राम, फिर छोटा जो कि 200 से 25 किलोग्राम, मध्यम 25 से 150 से बड़ा आ जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे की गई बात है। तो ड्रोन क्या है, ये लेमन टर्मिनोलॉजी है जो अनमेड एयरक्राफ्ट के लिए यूज़ होती है। ये 3 सब कैटेगरी में बांटे गए हैं। 3 कौन कौन से होते हैं, रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट है, ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट है, मॉडल एयरक्राफ्ट है। रिमोटली जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसके लिए पायलट स्टेशन की आवश्यकता होती है, ठीक है, कमांड कंट्रोल की आवश्यकता होती है और कई प्रकार की इसमें आवश्यकता पड़ती है। इसे 5 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है नैनो 250 ग्राम, माइक्रो 250 से 200 किलोग्राम 2 किलोग्राम, स्मॉल 2 से 25, फिर मीडियम 25 से 150, लार्जर होता है 150 से ऊपर है वो लार्जर में आ जाएगा। तो ये इसके बारे में डिफरेंस है और ये थोड़ा बहुत इसके बारे में था। फिर ये अनमेड कॉम्बैट सिस्टम क्या होता है, ये देखो हमने देखा अभी तो बात करी अनमेड ड्रोन के बारे में बात करी, जो कि एक प्रकार का एयरक्राफ्ट है जो कि अनमेड है, मतलब उसमें मैन का यूज़ नहीं हो रहा है। अब कुछ ऐसी सिस्टम होती है युद्ध में, कुछ ऐसी सिस्टम होती है युद्ध में, कुछ कॉम्बैट में कुछ ऐसा सिस्टम होता है जिसे मानव रहित, मतलब मानव का उपयोग नहीं होता है, फिर भी युद्ध लड़ा जाता है। तो ये क्यों है, क्योंकि अभी के टाइम में है ना, नई नई युग आ रहा है, हथियार की नई नई चीज़ें आ रही है। देखो आपने ड्रोन देखे हैं, ठीक है, वहाँ पे साइबर अटैक हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार के आ रहे हैं, वहाँ पे मानव का उपयोग ही नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार के मशीन आ गए हैं, ठीक है, इस प्रकार के रोबोट आ रहे हैं, वो जाके युद्ध लड़ रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी बूस्ट हो रही है, तो वहाँ पर जो मानव रहित युद्ध प्रणाली है उसकी भी प्रभाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसके लिए कोई परिभाषा तो नहीं, बट इसका प्रभाव काफ़ी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, काफ़ी देश इसके लिए काम करते हैं। ठीक है, इसमें पेलोड होता है, कमांड सिस्टम होता है, कंट्रोल होता है। इसके लिए क्या होता है, नेटवर्क होता है, अलग अलग तरीके से ये काम कर सकता है। इन्हें अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। जैसे डीप स्पेस मानव रहित स्पेस में लड़ता है, फिर हवाई में लड़ता है, फिर ग्राउंड पर रहे, फिर जो ज़मीन है वहाँ पर लड़ सकता है, पानी के नीचे लड़ सकता है। तो ये होता है अनमेड कॉम्बैट सिस्टम है, न्यूज़ वेपन है एक प्रकार का। इनका जो सिग्निफिकेशन है वो बढ़ता जा रहा है। फिर डीप स्पेस है, अनमेड है, ग्राउंड अनमेड है, सरफेस है, अंडर वाटर है, अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह जाके ये लड़ सकता है। महत्व क्या होगा, क्योंकि अभी से अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, लड़ाई लड़ने के जो तरीके हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका महत्व वहाँ पे बढ़ जाता है। क्योंकि ह्यूमन रिस्क नहीं ले सकते ना, अभी किसी ह्यूमन को भेजेंगे तो उसकी जान भी जा सकती है। तो ये रिस्क है, उसको कम करने के लिए जो हमारे रक्षा बल है उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मानव रहित युद्ध प्रणाली का वो महत्व बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि कहीं पे भी जाके दूर से युद्ध लड़ सकते हैं और इसका खतरा भी कम होता है, किसी इंसान की जान जाने का खतरा भी कम रहता है इसमें। इस प्रकार से आप लड़ सकते हो। ये स्टेशन है, ये ड्रोन है, इसको संचालित करोगे, ये व्हीकल है, कंट्रोल से चढ़ेगा, रिमोट से चलेगा और इस प्रकार के जो एनिमी होता है उसे नष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार से ये काम करता है अनमेड जो सिस्टम होता है वो। ठीक है, ये स्वाम क्या है, स्वाम स्मार्ट वॉर फाइटिंग एरे ऑफ रिकॉन्फिगरेबल मॉड्यूल ड्रोन।
ये भी एक प्रकार का ड्रोन है स्वाम। ये छोटे हल्के हवाई वाहन होते हैं, उनके जो स्टेशन होता है, देखो ये है, ये क्या है, ये स्वाम है। ये एक प्रकार का स्टेशन है, यहाँ पर ड्रोन होंगे, यहाँ पे जो मशीनें होगी, इस सारा सिस्टम को मैनेज स्वाम के द्वारा किया जाता है। और यहाँ से ये अलग अलग प्रकार से किया जाएगा। ड्रोन के माध्यम से इसे नियंत्रित करेगा, फिर ये अटैक करेगा, फिर कैरी आउट करेगा। तो ये स्वाम में क्या आ जाएगा, पूरा सिस्टम आ जाएगा। स्वाम में ड्रोन भी आ जाएंगे, ये व्हीकल भी आ जाएंगे। तो ये जो पूरा सिस्टम है, इस ग्रुप को ही स्वाम कहा जाता है। स्वाम का मतलब तो झुंड, इस पूरे संग्रहण को ही झुंड कहा जाएगा। तो एक हल्के हवाई स्टेशन संग्रहण होता है, एक स्टेशन के द्वारा उसे नियंत्रित किया जाता है। पूरा एक स्टेशन होता है, वहाँ से नियंत्रण होता है। इसमें कई उन्नत संचार तकनीकी होती है, ड्रोन होते हैं, व्हीकल होते हैं, पेलोड होते हैं, जो एआई है उसका यूज़ किया जाता है, स्वाम एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है। और ये सभी मौसम में काम कर सकते हैं, सभी मौसम है, इनकी स्पीड तेज़ होती है, मशीनों से यूज़ किए जाते हैं। टारगेट को, ऑटोमेटिक टारगेट को ये टच कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ से टारगेट ढूंढो, वहाँ जाके ये ख़त्म कर सकते हैं। इस प्रकार तो स्वाम का मतलब तो झुंड होता है। यहाँ पे स्मार्ट तरीके से वार की जाती है और रिकवरेबल मॉड्यूल की तरह काम करते हैं। ये भी एक प्रकार के ड्रोन होते हैं। तो ये पूरा स्वाम के बारे में था, ठीक है। यहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, इसे अटेंड जरूर करना, इसका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं, ये मेन से संबंधित क्वेश्चन, इसको भी अटेंड करना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है चंडीगढ़ ने अभी क्या किया है, नए जो क्रिमिनल कानून है उनको लागू करने वाला पहला स्टेट बोलो या पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बन गया है, तो वो चंडीगढ़ बन गया है। चंडीगढ़ पहला स्टेट या यूनियन टेरिटरी बन गया है जो भारत के द्वारा नए क्रिमिनल लॉ है वो लागू किए गए थे, उनको लागू है ना सच में किया है, तो चंडीगढ़ ने किया है। तो ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई न्यूज़ में क्यों है। चंडीगढ़ हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया फुल्ली इम्प्लीमेंट द न्यू क्रिमिनल लॉ इंट्रोड्यूस 5 मंथ एगो, जो 5 महीने पहले जिनको इंट्रोड्यूस किया गया था चंडीगढ़ के द्वारा, उनको लागू कर दिया गया है। न्यू लॉ आज डिजाइन टू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विद फोकस ऑन डिजिटल, ये डिजिटल पे ज़्यादा फोकस किया गया है। और ये नए लॉ जो है वो जस्टिस सिस्टम पर काफ़ी फोकस किए गए। कौन कौन से नए लॉ आए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नए लॉ आए हैं, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, दूसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। 3 आए, कौन कौन से, पहले भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय क्या है साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो 3 है, ये 3 रिप्लेस किसको करेगा, पहला भारतीय न्याय संहिता के बारे में बात करें। भारतीय न्याय संहिता रिप्लेस करेगा इंडियन, ठीक है, इंडियन पिनल कोड आईपीसी को रिप्लेस करेगा। आईपीसी 1860 का था, इसे रिप्लेस कौन करेगा, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता करेगा। दूसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये किसको रिप्लेस करेगा, ये इंडियन एविडेंस एक्ट को, इसका नाम भी इंग्लिश जैसा था और इसको रिप्लेस किसने किया, साक्ष्य से। तीसरा है CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस, इसको रिप्लेस कौन करेगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये इसको रिप्लेस करेगा। तो 3 नए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। रिप्लेस करेगा आईपीसी को, ठीक है, एविडेंस एक्ट को और सीआरपीसी को। इन तीनों को रिप्लेस उन तीनों के द्वारा किया जाएगा। फोकस जो एरिया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा, फॉरेंसिक कैपेबिलिटी को बढ़ाने पर होगा, साथ ही साथ में टेक्नोलॉजी को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। चंडीगढ़ ने अभी इसे लागू किया है और इस पर कुछ केस भी रजिस्टर किए गए हैं और इसमें कन्विक्शन रेट है वो भी अच्छी हिंदी में यही लिखा गया, भारतीय न्याय संहिता, साक्ष्य अधिनियम और नागरिक सुरक्षा संहिता, इन्होंने दंड संहिता, साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता को रिप्लेस किया गया। ये फोकस एरिया है, तो नॉर्मल बातें यहाँ पर लिखी गई है। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। टेक्नोलॉजी क्या होती है, पुलिसिंग में डिजिटलीकरण का उपयोग किया गया। पुलिसिंग में डिजिटलीकरण कैसे, एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है चित्र खोजी। इस सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जितने भी क्रिमिनल है ना, क्रिमिनल, इनका क्या होगा, इनकी फेस है, इनका पूरा डाटा है इस सॉफ्टवेयर में डाल दिया जाएगा। यानी 1 करोड़ कैदी है जो भी क्रिमिनल है, इनका डाटा है इस चित्र खोजी सॉफ्टवेयर है उसमें डाल दिया गया है, इस डेटाबेस में। अब कोई भी नया क्राइम होगा तो उसको अगर जांचना होगा, पता करना होगा, तो इस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा। जो क्रिमिनल है जिस पे शक है उसके डेटा को इससे मैच किया जाता है और पता चलता है तो ये ऑलरेडी कैदी है या क्रिमिनल है, तो वहाँ पे पहचान करनी आसान हो जाएगा, उसकी पहचान में काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये चित्र खोजी जो टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर, उसका उपयोग किया जाएगा। फिर डिजी लॉकर है। डिजी लॉकर में क्या होगा, कहीं से भी कोई भी आपको है ना साक्ष्य मिला है, कोई भी मर्डर है, कुछ भी हुआ है, तो वहाँ पे वीडियो है, फोटोज है, डायरेक्ट इसमें अपलोड कर दो डिजी लॉकर में। अब क्या होगा, जैसे फिजिकल रूप में है,
जैसे आपने क्या फ़ोटो ले लिया या वीडियो कोई सीडी वगैरह है तो उसकी छेड़छाड़ हो सकती है, उसकी टेम्परिंग हो सकती है, पर एक बार इसमें अपलोड कर दिया फिर आप उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। तो डिजी लॉकर इसमें हेल्प करेगा। फिर टैबलेट दिए जाएंगे, इस टैबलेट में क्या होगा, कहीं भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है, और वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, फोटो ले सकते हो, ये टैबलेट में हेल्प करेगा। तो चित्र खोजी है, डिजी लॉकर है, टैबलेट है, ये मदद करेंगे पुलिसिंग में, डिजिटलीकरण है उसका उपयोग में बढ़ावा देने की मदद करेंगे। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा हर जगह को कोर्ट में ले जाया नहीं जा सकता, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अलग अलग स्पॉट बनाए जा रहे हैं ताकि इसमें मदद मिले। और वो क्या होता है, एक से मदद भी मिलती है, एक कैसे होता है जो कि हमें पता लगता है ये सबूत है, ठीक है, ये गवाह है, उसको वहाँ पे ले जाना कोर्ट में। तो कई बार देखा था उस पर अटैक भी हो जाता है, कहीं ऐसे देखने को मिलता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सारी चीज़ें होगी ना, तो इसमें बेनिफिट मिलेगा कि उससे अटैक नहीं हो, हमारा संसाधन का भी बचाव होगा। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है, ठीक है तो इसमें ये फ़ायदा देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पे फोकस किया गया ये डिजिटल टूल्स ऑन पुलिसिंग, चित्र खोजी है, डिजी लॉकर है, टैबलेट है, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम देख ही चुके हैं, ये बात की गई है। फिर जीरो एफआईआर है। जीरो एफआईआर मतलब क्राइम हुआ है दिल्ली में, आप रह रहे हो राजस्थान में, तो यहाँ पे जाके एफआईआर करवा सकते हो, राजस्थान की किसी पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर करवा सकते हो कि मेरे साथ दिल्ली में क्राइम हुआ है, ठीक है, और मेरे साथ मेरे को एफआईआर दर्ज करवानी है। तो इसे कहा जाता है जीरो एफआईआर सिस्टम, यानी कि आप उस एरिया के हो या नहीं हो, या उस एरिया का वो क्षेत्राधिकारी का अधिकार है या नहीं है, वहाँ क्षेत्राधिकार न होते हुए भी वहाँ पर आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। आप भारत के किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। जैसे कि अभी क्या हुआ था चंडीगढ़ में है ना, एक पीड़िता थी, उनके साथ अपराध हुआ था और दिल्ली में अपराध हुआ था, उन्होंने शिकायत कहाँ, चंडीगढ़ में दर्ज करवाई। एक फिर अंडमान निकोबार की पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जीरो एफआईआर मतलब कहाँ से भी आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हो, ठीक है। इसमें ये भी एक बेनिफिट मिला है नए जो कानून है कि जो कन्विक्शन रेट है, दोष सिद्धि, किसी को गुनाह है, उस गुनहगार को पकड़ लिया है, लेकिन ये गुनाह तब तक स्वीकार, मतलब जब तक ये स्वीकार नहीं हो जाता, सिद्ध नहीं होता, तब तक ये गुनहगार नहीं माना जाएगा, ठीक है, सस्पेक्ट माना जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, ये गुनाह है वो साबित ज़्यादा हो रहा है। पहले क्या होता, साबित नहीं होता था। एक बार आपने क्राइम कर लिया, मतलब ऐसे लोग क्रिमिनल मिल तो जाते थे लेकिन उनका क्राइम साबित नहीं हो पाता था, ये दिक्कत देखने को मिलती थी। लेकिन अब इससे क्या होगा, कन्विक्शन रेट बढ़ गई क्योंकि टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा उपयोग हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से कन्विक्स करना ईजी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, जो कन्विक्शन रेट है वो बढ़ेगी। जीरो एफआईआर सिस्टम हमने देख लिए, कहीं से भी आप है वो एफआईआर दर्ज करवा सकते हो, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। तो ये पूरा आर्टिकल था हमारा नए जो क्रिमिनल लॉ थे उनसे संबंधित। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करें, तो ये वाटर से संबंधित है। क्या हुआ अभी ये हुआ है कि चेन्नई में 34 लोग हैं, उनकी दूषित जो पानी था ना उनका सेवन करने से मौत हो गई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, या फिर उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ गया है, तो ये एक चिंता की बात है। क्या है, डेथ हो गई है चेन्नई के कुछ 34 लोगों की। क्यों, इन्होंने सस्पेक्टेड कंटामिनेंट जो वाटर था उनका सेवन किया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। तो ये तो सुर्खियों में है, इस वजह से तो न्यूज़ की बात है। अब हम बात करते हैं इसमें चैलेंजेस क्या है, क्या क्या देखने को मिलता है चैलेंज। अर्बन जो वाटर सेफ्टी है उसके संबंधित कंसर्न क्या क्या देखने को मिलते हैं, उसके बारे में बात करें तो अभी देखो चेन्नई में जो इंसिडेंट हुआ है वो सबसे बड़ा कंसर्न बन के उभरा है। कैसे कंसर्न बन के उभरा है, देखो चेन्नई की जो घटना है ना, ये साबित करती है कि जल दूषित है, उससे लोगों की मौत हो रही है, और ये संदेह है वो जल दूषित की वजह से हो रहा है। और इसमें यह भी देखा गया कि सरकारी जो एजेंसी है उसकी अभी तक जवाबदेही तय नहीं की गई है। साथ ही साथ में वहाँ के जो मिनिस्टर है उनके बयान आए हैं, उन्होंने टिप्पणियां की है कि इसमें हमारी कोई दोष नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी काम नहीं हो रहा है, ऐसी ऐसी उन्होंने टिप्पणी की है जो भी ये दिखा सकते हैं ये कितना असंवेदनशीलता है कि लोग हैं वहाँ के जो मिनिस्टर है वो खुद को इसके लिए जिम्मेदारी भी खुद की नहीं तय कर रहे हैं, जवाबदेही को भी तय नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ पिछले कुछ और दिनों में जैसे हमने कोली एक संदूषण था, वहाँ पर बेंगलुरु है, कोची, नोएडा है, विजयनगरम, वहाँ पर इस प्रकार की कई घटना देखने को मिली। ये सारी घटना देखने को ये साबित होता है, इन सारी घटनाओं को आप देखोगे तब आपको एक बात सामने आएगी कि रीज़न क्या है। रीज़न यही है कि जो जल है वो दूषित है, लोगों का जो बर्डन है वो बढ़ जाता है, आबादी बढ़ रही है, और सरकार है वो इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले नहीं रही है, ठीक है। जो मिनिस्टर है वो अपनी जवाबदेही समझ नहीं रहे हैं, ना इसके लिए कोई काम कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा असंवेदनशीलता दिखाई देती है, बहुत ही ज़्यादा असंवेदनशील टिप्पणियां करते हैं, और ये मिनिस्टरों की जो हरकतें हैं इस पे एक्शन भी नहीं होता है, ना किसी सरकारी एजेंसी उसको जवाबदेही ठहराया जाता है। जब इनको जवाबदेही तय नहीं होगी तो सुधार की अपेक्षा की ही नहीं जाती है। अब ये चुनौतियाँ देखने को क्यों मिल रही है,
वही बात है, शहरी आबादी बढ़ गई है, भीड़ भाड़ की वजह से जो जल निकासी है उनके जो बुनियादी ढांचा होता है, क्योंकि देखो अपन को वाटर होता है उसको कहीं भी बाहर भेजेंगे, मतलब जो नहाने का गंदा पानी है वो सीवेज के थ्रू बाहर तो भेजेंगे, बट वो ज़्यादा पानी जा रहा है क्योंकि यूज़ भी ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ज़्यादा पानी बाहर जा रहा है, तो उसकी जो एक सिस्टम बना हुआ है उस पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, तो पानी कहीं बार बार लीकेज होगा और जो पीने का पानी और वो पानी मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारी घटना देखने को मिलती है। अब एक जल शक्ति मंत्रालय है, उसका डेटा है, उसके अकॉर्डिंग 230 जिले ऐसे हैं वहाँ पर इस प्रकार की जो आर्सेनिक होता है ना उससे युक्त पानी पीने को मिल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा आर्सेनिक डेंजरस होता है वो पानी पीने को मिल रहा है। कार्स जो आर्सेनिक कंटामिनेट पानी होता है वो काफ़ी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो हमने चेन्नई का इंसिडेंट देखा, वहाँ के जो मिनिस्टर है उन्होंने इस प्रकार के रिमार्क की है जो उनकी अकाउंटेबिलिटी को तय करता है कि वो किस प्रकार से हाइजीन है, वो उन पर बयान दे कि इनसेंसिटिवनेस को दर्शाता है, कितने वो इनसेंसिटिव है, ठीक है, इन सब मामलों को देखने की। फिर ई कोली जो कंटामिनेशन हुआ था वहाँ उसके कारण बेंगलुरु है, कोची है, नोएडा है, विजयनगरम है, उसमें भी कई प्रकार की घटना देखने को मिल चुकी है। चैलेंज क्या है? चैलेंज वही है, अर्बन पॉपुलेशन है, जिसके कारण जो स्ट्रेन वाटर होता है, ड्रेनेज सिस्टम होता है, उस पर जो बर्डन बढ़ता जाता है और उसके कारण ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, यही चैलेंज देखने को मिलता है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करें तो 1.7 बिलियन 1.7 बिलियन लोग हैं वो दूषित जल जो पानी होता है, दूषित पानी होता है, उसका उपयोग कर रहे हैं। ये डेटा WHO का है, 1.7 बिलियन लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो टोटल 7 बिलियन पॉपुलेशन में से 1.7 बिलियन, ऑलमोस्ट 2 बिलियन लोग इस प्रकार का पानी यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रॉब्लम है ये जल होता है, ये असुरक्षित होता है, ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसके लिए डायरिया होती और भी कई बीमारियाँ होती, उनका कारण सामना करना पड़ता है लोगों को, और इससे 10 लाख लोगों की प्रति वर्ष मौत होती है। ये जो कंटामिनेट पानी होता है, असुरक्षित पानी होता है, इसके कारण प्रति वर्ष 10 लाख लोगों की मौत होती है। ये डेटा आप यूज़ कर सकते हो कि WHO का एक आंकड़ा है, उसके अकॉर्डिंग पूरे विश्व में 1.7 बिलियन, आंकड़ा दे सकते हो कम से कम 1 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं वो दूषित पानी का उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण काफ़ी लोग, कम से कम 10 लाख लोग हैं वो प्रति वर्ष डायरिया से मरते हैं, और उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है वो दूषित पानी का उपयोग करना है या दूषित जल का उपयोग करना है। तो ये चीज़ें आप डेटा में लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके लिए अधिकार क्या है? वैसे तो इसके लिए हमारा जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है UN, उनके द्वारा इससे फंडामेंटल राइट भी घोषित किया गया है कि हमारा जो पानी होता है वो पानी स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, ये एक हमारा फंडामेंटल राइट है। बट अभी हमने देखा है कि जो भूजल है, ग्राउंड वाटर है, वहाँ पर कई प्रकार के केमिकल होते हैं, कई प्रकार के रासायनिक प्रदूषण होते हैं, वो देखे जाते हैं, ठीक है। तमिलनाडु के बारे में बात करें, तमिलनाडु ने भी इस प्रकार की अच्छे काम किए है कि उन्होंने क्या कहा है, 10 वर्ष में विजन उन्होंने बताया है कि पानी का उपयोग है वो बढ़ेगा, 10 लाख लीटर कर दिया गया है, और जो पानी की बर्बादी होती है 50% से घट करके 15% की जाएगी, ये बात की गई है। और हमारा है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें एक गोल भी है, जैसे पहला है नो पॉवर्टी, हंगर, गुड हेल्थ है, इक्वालिटी एजुकेशन है, ठीक है। उसमें क्लीन वाटर के बारे में बात की थी, सैनिटेशन के बारे में। ये तो छठा हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी इससे संबंधित है। तो ये चीज़ें आप वहाँ पे लिख सकते हो, मेंस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी देख सकते हो। भारत सरकार ने क्या एक्शन लिए हैं? स्वच्छ भारत मिशन है, फिर जल जीवन मिशन है, जल क्रांति है, राष्ट्रीय जल मिशन है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम है, नीति आयोग का समग्र जल प्रबंधन सूचकांक है, जल शक्ति अभियान है, अटल भूजल योजना है। तो इसको आप लिख सकते हो, मेंस में कहीं लिखना है तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव या कौन कौन से एक्शन लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर ये लिख सकते हो। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में, जल मिशन के बारे में, जल क्रांति के बारे में, राष्ट्रीय जल, कुछ तो याद रह ही जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर ये लिख सकते हो। UN के बारे में बात करें तो UN में कोई स्पेसिफिक इसके लिए बॉडी नहीं है, बट संयुक्त राष्ट्र जल एक समझौता है इस प्रकार का जो काम करता है। US में कोई विशेष रूप से बॉडी नहीं है, बस संयुक्त राष्ट्र जो एजेंसी होती है, जो कार्यक्रम होते हैं, उन्होंने समन्वय करके एक कार्यक्रम डेवलप किया है जिसको हम UN वाटर के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, पानी और स्वच्छता से जुड़े जो भी मुद्दे होते हैं वहाँ पर जो UN है, उसके सदस्य देश है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो सब मिलकर काम करते हैं और इसमें सुधार लाने के प्रयास करते हैं। इसका मुख्य रूप है जो भी प्रदूषण होता है, ठीक है, जो भी जल है उसमें वाटर में नुकसान हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या बोले कि उसमें प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, अशुद्ध वाटर है, उसकी साफ सफाई रखनी है, उसके लिए सबको एक रूप से काम करना है, सबको साथ में मिलकर काम करना है, यही इसका मोटो है। UN वाटर की कार्य के बारे में बात करें, 3 कार्य हैं इसका। नीति प्रक्रिया को सूचित करना,
बताना कि किस प्रकार से जल प्रदूषित हो रहा है, किस प्रकार से इसे रोका जाना चाहिए, और इसके लिए निगरानी करना, रिपोर्टिंग करना, और लोगों को ज्ञान बढ़ाना, लोगों में है ना जागरूक पैदा करना, और इसके लिए कार्रवाई के लिए लोगों को प्रेरित करना, ये इसका एक्शन है। यूएन वाटर यही है। नो सिंगल यूनाइटेड नेशन एजेंसी, कोई प्रोग्राम नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके बारे में, ये बनाया गया यूएन वाटर। इसका मेन कारण है सारे पार्टनर मिलकर साथ में काम करेंगे और डिलीवर एज ए वन मतलब एक के रूप में कार्य करेंगे, और ये इसके कार्य हैं, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, इससे संबंधित ये क्वेश्चन है, इसको जरूर अटेंड करना। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर भी दिया गया है। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है एआई के बारे में। एआई किस प्रकार से काम करते हैं इसके बारे में, एआई से कारण क्या जॉब जा सकती है। तो ये वैसे इसमें कुछ डेटा दिया नहीं हुआ था जो हमारे काम का था। ये जो आर्टिकल है गेट्स एनालिसिस के बारे में। गेट्स यानी चाल को एनालिसिस करके अभी क्या हुआ है, एक क्रिमिनल को पकड़ा गया है, तो ये चाल एनालिसिस होता क्या है, इसमें क्या तो आपके जो चाल चलने का तरीका है उसको एनालिसिस किया जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कहीं बीमारियां होती है जिसके कारण अपन है ना सही से नहीं चल पाते हैं, तो ये चाल को एनालिसिस करके वीडियोग्राफिंग के द्वारा इस पर कैमरा लगाया जाता है, कुछ यंत्र लगाए जाते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके चाल को एनालिसिस किया जाता है, जिससे बीमारियों का पता चलता है। तो चाल एनालिसिस क्या होती है, वही है कि चाल का असेसमेंट किया जाता है, चलने का तरीका, दौड़ने का तरीका, इन सबको असेसमेंट किया जाता है, हरकतों को देखा जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसमें अलग अलग प्रकार के जो सिस्टम होते हैं उनका उपयोग करके प्रॉब्लम को ढूंढा जाता है क्योंकि ये लगातार होता है तो इससे कई सारी असामान्यताओं, कई सारी बीमारियों को भी जन्म दे सकता है, इसलिए इनको ट्रैक करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, यही बात की जाती है। एक क्या दो प्रकार की होती है, एक अवलोकनात्मक चाल होती है, इसमें पैटर्न देखा जाता है, फिर इसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जैसे कि सेंसर है, वीडियो कैमरा है, इंफ्रारेड मार्केट है, इनका उपयोग करके चाल का अवलोकन किया जाता है। कैसे काम करता है इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, महत्व के बारे में, चोट से रोकथाम की जाती है, उपचार किया जा सकता है, जो हमारे एथलेटिक प्रदर्शन होता है उसमें सुधार किया जा सकता है, आपराधिक जांच है उसमें भी सुधार किया जा सकता है, तो ये चाल विश्लेषण के लाभ हो सकते हैं। तो ये इसके बारे में क्वेश्चन दे रखा है, इसको देख सकते हो थोड़ा बहुत, अगर यूपीएससी पूछ ले तो। कुछ करंट अफेयर शॉर्ट्स में है, इसमें क्या इसमें बात की गई है, अभी UNCND मतलब जो यूनाइटेड नेशंस का नार्कोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग है, उसकी बैठक है 68वीं बैठक, पहली बार भारत में आयोजित होगी, मतलब भारत है इसकी अध्यक्षता करेगा। 68वीं बैठक किसकी है, संयुक्त राष्ट्र नार्कोटिक्स कंट्रोल होता है, नार्कोटिक्स कंट्रोल, उसकी 68वीं बैठक भारत में आयोजित होगी। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, भारत करेगा, और भारत इसकी पहली बार अध्यक्षता करेगा। ठीक है, तो अब इसके ओरिजिन के बारे में बात करें, संयुक्त राष्ट्र नार्कोटिक्स ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र जो आयोग है, इसकी 68वीं बैठक कहाँ हो रही है, भारत में हो रही है। ठीक है, पहली बार भारत बैठक हो रही है। इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, और किसके द्वारा की गई थी, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसोस ने एक प्रस्ताव रखा था, इस प्रस्ताव के आधार पर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। सदस्य कितने होते हैं, इकोसोस चुनता है, इकोसोस मतलब संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद है, वो तय करता है, उसके द्वारा 53 सदस्य चुने गए हैं। ये क्या कार्य करता है, कार्य वही है, ड्रग्स और अपराध है, उस पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय जो UNODC है उसके शासी निकाय के रूप में, शासी जो निकाय उसके रूप में कार्य करता है। अधिकार वही, आपूर्ति और मांग कितनी है उसके बारे में समीक्षा करना और विश्लेषण करना, ये इसका काम है। नेक्स्ट है RBI है, RBI की एक कंपनी है जिसका नाम है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, RBIH। इन्होंने एक टूल बनाया है जिसका नाम है म्यूल हंटर AI। अभी म्यूल हंटर AI क्या करेगा, पहले तो इसे किसने बनाया, RBI की कंपनी है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब एक RBI की कंपनी है, इसने एक टूल बनाया जिसका नाम है म्यूल हंटर AI। म्यूल हंटर AI क्या टूल का नाम क्या है, म्यूल हंटर AI। काम क्या करेगा, ये जो फर्जी खाते होते हैं ना, उसमें बैलेंस नहीं होता है, फिर उनका फर्जीवाड़ों के लिए उपयोग किया जाता है, तो इस प्रकार के खातों को निगरानी करेगी और उसे बंद करने का काम करेगी म्यूल हंटर AI। किसने बनाया, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने बनाया है। और जो म्यूल खाते होते हैं, फेक खाते होते हैं, फर्जी खाते होते हैं, जो धोखाधड़ी के लिए उपयोग किए जाते हैं, उनको रोकने के लिए काम करेगा म्यूल हंटर AI। तो म्यूल हंटर AI के बारे में इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, किसने बनाया है RBI ने बनाया। ठीक है, RBI की कंपनी, ठीक है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब उसने बनाया है। यही यहाँ पे बात हो रही है 68th सेशन से UNCND की भारत में आयोजित होगी। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स स्थापना 1946 में किसने की थी, इकोसोस ने, यूनाइटेड नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है उनके द्वारा प्रस्ताव रखा गया, तो उसके आधार पर हुई थी। 53 मेंबर हैं, काम वही है कि ड्रग्स से संबंधित काम करना है। म्यूल हंटर एक AI टूल है जिसको RBI की कंपनी बनाया था। क्या काम करेगा, रियल टाइम मॉनिटर करेगा और जो म्यूल खाते हैं, फर्जी खाते हैं, उनको बंद करने का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मोइरे पदार्थ के बारे में। मोइरे मटेरियल क्या है, मोइरे मटेरियल है
ये एक सेमीकंडक्टर पदार्थ है मतलब सेमीकंडक्टर एक होता है, देखो ऊर्जा का सुचालक होता है, कुचालक होता है या अर्धचालक होता है, ठीक है। या तो अलग इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, कंडक्टर होगा या सेमीकंडक्टर होता है या सुपर कंडक्टर होता है। तो ये जो है ना सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होता है उनके द्वारा मिला के, सेमीकंडक्टर कुछ मटेरियल होता है उनसे मिलाकर एक पदार्थ बनाया जाता है, ठीक है, एक मटेरियल बनाया जाता है। तो वो है वो सुपर कंडक्टर की तरह काम करता है, यानी कि कुछ अर्धचालक होते हैं उनके द्वारा एक पदार्थ बनाया गया जिससे कहा गया मोइरे पदार्थ। अब ये क्या अतिचालक की तरह कार्य करता है। तो मोइरे पदार्थ क्या है, मोइरे मटेरियल एक सेमीकंडक्टर से बना हुआ पदार्थ है, मटेरियल है जो कि सुपर कंडक्टर की तरह कार्य करता है। बेनिफिट ये होगा कि ये सुपर कंडक्टर की तरह कार्य करेगा, क्वांटम में इसका यूज हो सकता है और इलेक्ट्रिक्स में इसका यूज हो सकता है। तो ये इसके बारे में था। नेक्स्ट जो आर्टिकल है कतर के बारे में, ये कतर है मैप में याद रखना। कैपिटल कहाँ है, दोहा है। बाउंड्री सऊदी अरेबिया से लग रही है, यूएसी इसकी मैरीटाइम बाउंड्री लग रही है, बहरीन यहाँ पर है, पर्सियन गल्फ में ये पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कतर कैपिटल दोहा, क्वार्टरी कतरी रियाल ये इसकी करेंसी है, अरबिक लैंग्वेज है। ये आपको यूपीएससी में याद नहीं रखना, दूसरा कोई एग्जाम दो तो वहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है। ये रविशंकर जी के बारे में, ये संगीतकार थे, सितारक वादक थे, 4 बार ग्रैमी पुरस्कार मिला था इनको, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इनको प्रतिपादक कहा जाता है। तो ये आर्टिकल इनके बारे में था। आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।